नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। यहाँ संसद में तमाम मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर आती जरूर दिख रही है, लेकिन कई मुद्दे अभी भी उसको घेरे हुए हैं। चौतरफा घिरी हुई ये सरकार कई मुद्दों पर संसद में, बाहर संसद परिसर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इधर एक और बड़ी खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आज आ रहे हैं और उसको लेकर दुनिया में भी एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। भारत में भी यहाँ कई जो यूरोपियन देश हैं, उन्होंने एक तरीके से इस पुतिन की यात्रा को लेकर विरोध दर्ज कराया है। उस पर क्यों विरोध दर्ज कराया है और पूरी दुनिया में क्यों पुतिन की इस यात्रा को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, पुतिन की यात्रा को लेकर भी। लेकिन किस तरीके से सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी है और उन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। यू टर्न तो पिछले 2-3 दिनों के भीतर कई मुद्दों पर लिया जा चुका है। आखिरकार सरकार को एसआईआर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग स्वीकार करनी पड़ी। यही नहीं, जो जासूसी के लिए जो आरोप लगाए जा रहे थे कि संचार साथी ऐप को इनबिल्ट करना होगा, उसको अपने मोबाइल में सभी को रखना होगा, कंपनियों को भी उसमें इंस्टॉल करना होगा, वो फैसला भी सरकार ने वापस ले लिया। हालांकि कैसे वापस ले लिया वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत उसको लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन किस तरीके से सरकार अपने फैसलों पर लागू करते ही उस पर तुरंत यू टर्न ले रही है, विपक्ष के दबाव में या फिर किसी और वजह से, वो चीजें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन मुद्दे ऐसे हैं जनता से जुड़े, आम लोगों से जुड़े, जो संसद में इस समय बहुत एक विपक्ष उस पर सरकार को घेर रहा है। सरकार घिरी जरूर है लेकिन उस पर कोई जवाब सरकार को नहीं सूझ रहा है। इधर प्रदूषण को, दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से इतना भयानक प्रदूषण पिछले 1-1.5 महीने से लगातार जारी है, उसको लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। उस पर भी चर्चा की मांग की जा रही है। सरकार से पूछा जा रहा है कि उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। लेकिन और ये संसद भवन के परिसर के बाहर आज उस पर विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन भी किया है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार वहां तमाम सांसद जो हैं गैस मास्क लगाकर आ रहे हैं और ये केवल विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं, विरोध जताने के लिए नहीं, बल्कि ये लोगों की मजबूरी भी है। बाहर हवा में सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं उनको इस बात की जानकारी बेहतर तरीके से होगी। खैर, पहले बात करते हैं कि आज जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी यात्रा हो रही है और उसमें किस तरीके से दुनिया भर की रिएक्शंस आ रही हैं व्लादिमीर पुतिन को लेकर अमलेंदु जी। और कई ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, खासतौर से अमेरिका को और यूरोपियन देशों को इससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी जीत की यहाँ पर कामना की गई थी, पूजा हवन किए गए थे, उस तरह का स्वागत पुतिन को लेकर भी हो रहा है। कई जगह सोशल मीडिया में इसको लेकर बहुत सारे एक आलोचना भी हो रही है और ये एक तंज भी कसा जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने गेस्ट को बदल दे रहे हैं। अब उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन अब नए दोस्त बन गए हैं पुतिन। पर रूस के साथ भारत की दोस्ती नई नहीं है। अमेरिका में जिस तरह से अचानक बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को, एक हैरानी वाली बात थी, लेकिन रूस के साथ भारत के बेहतर संबंध शुरू से रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, भारत के साथ रूस के संबंध शुरू से रहे हैं और यहाँ तक कि जो भारत का आज़ादी का आंदोलन था उसमें भी रूस से प्रेरणा लेकर यहाँ बहुत से लोग आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो भारत की अर्थनीति बनी, उस अर्थनीति पर यानी पंडित नेहरू का जो समाजवादी मॉडल था उस पर बहुत बड़ी छाप जो थी वो रूसी क्रांति की थी। और बहुत नज़दीक से पंडित नेहरू के संबंध जो थे वो रूस के साथ रहे। और नेहरू और इंदिरा और राजीव ये जितना ज़्यादा लोकप्रिय भारत में थे उससे कहीं ज़्यादा रूस में लोकप्रिय थे। और एक समय वो था समीर जी कि हर आपको मतलब रशियन जो था, अगर वो देख लेता था रूस में किसी भारतीय को तो वो कहने लगता था कि मेरा जूता है जापानी। राज कपूर जो थे बहुत वहाँ लोकप्रिय थे। और उसके बाद फिर एक समय में मिथुन चक्रवर्ती और फिर शाहरुख खान जो है वो अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो ये भारत के साथ रूस का एक जो आत्मीय लगाव है वो हमेशा से रहा है। हाँ, मतलब राजनीतिक ही नहीं बल्कि वो सांस्कृतिक लगाव और जुड़ाव एक तरीके से महसूस करता है। सांस्कृतिक जुड़ाव रहता है। और यहाँ एक संस्था हुआ करती थी ISKSS, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, और उसके मार्फत यहाँ से बहुत से छात्र जो थे वो
रूस जाया करते थे पढ़ने के लिए और छात्रवृत्ति उनको मिला करती थी, तो उसके माध्यम से जाया करते थे। तो एक बहुत लंबा जो है वो आदान प्रदान दोनों देशों के बीच में रहा है और बहुत सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध दोनों तरीके के रहे। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से जो था वो शिफ्ट होना शुरू हुआ अमेरिका की तरफ, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो मोदी जी के दोस्त हो गए थे, उससे पहले वो बचपन में बराक ओबामा उनके दोस्त हो गए थे, तो अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने का काम शुरू हुआ था। लेकिन जब मोदी जी के ऊपर प्रहार होना शुरू हुए अमेरिका की तरफ से और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो फिर लौट के पुतिन की तरफ जाने लग गए। तो ये जो मतलब अभी भी अमेरिका के दबाव में कहा जा रहा है कि रूस से जो तेल खरीदा जा रहा था उसमें कमी कर दी गई है, वो ये भी अभी भी वो दबाव काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जो रूस के साथ रिश्ते रहे हैं वो कोई आज के रिश्ते नहीं है, बहुत ही पुराने और बहुत बेहतर संबंध रहे हैं, जैसा आपने बताया। बिल्कुल बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। मोदी जी तो समीर जी बचपन के दोस्त हैं बराक ओबामा के, तू तड़ाक करके बात होती थी उनकी, उन्होंने बताया था, खुद मोदी जी ने। और बचपन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो थे वडनगर में जो मगरमच्छ पकड़ा करते थे, शी जिनपिंग के साथ जो थे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, तो ये सब मोदी जी के बचपन के कारनामे हैं। लेकिन मोदी जी के इन बचपन के कारनामों से अलग रूस के साथ लेनिन के समय से ही लेके और ब्रेजनेव से लेके और गोरबाचोव तक और अब ये पुतिन तक जो है भारत के बहुत अच्छे संबंध जो हैं वो रूस के साथ रहे। और यहाँ तक कि जब अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए आ रहा था और उसका 7वां बेड़ा कराची तक पहुंच गया था और जिस समय इंदिरा गांधी ने खुली चुनौती दे दी थी अमेरिका को, उस समय भी रूस जो था भारत का मददगार बन के आया था और अमेरिका का 7वां बेड़ा जो था उसको वापस जाना पड़ा था। तो ये समीर जी ऐतिहासिक संदर्भ है रूस के साथ हमारे, सोवियत संघ के साथ और रूस के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंधों के और राजनीतिक संबंधों। जी बिल्कुल, ये बहुत पुराने संबंध हैं, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध तो है ही, और तमाम जो व्यापार है, आर्थिक संबंध है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो लोगों को जोड़ने का जो काम करते हैं, जिस तरह जो संबंध वो है सांस्कृतिक संबंध, वो बहुत बेहतर रहे हैं, बहुत मजबूत रहे हैं रूस के साथ भारत के। और अब आज जब व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं तो उनकी यात्रा को लेकर ये यहाँ पर काफी सरगर्मी भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दुनिया भर में उसको लेकर बड़ी हलचल भी है अमलेंदु जी, खास तौर पर अमेरिका और यूरोपियन देश। और यूरोपियन देशों ने अभी देखा 2 दिन पहले ही उन्होंने वहाँ के कई देशों के राजदूतों ने एक साझा आर्टिकल लिखा था एक अखबार में, और उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को ही एक तरह से दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत ने उसका जोरदार तरीके से उस पर आपत्ति जताई है, खंडन किया। पर दुनिया भर की निगाहें जरूर इस पर लगी हुई हैं पुतिन की इस यात्रा पर। बिल्कुल, पुतिन की इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं समीर जी। और पुतिन की यात्रा से पहले कल यूएन जो महासभा है उसमें रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें जो है ये कहा गया है कि जो यूक्रेन के जो आपने बंदी बना लिए हैं, खास तौर से जो कम उम्र के हैं किशोर, उनको आप जो है बिना शर्त वापस लौटाइए। ये एक प्रस्ताव जो पारित हुआ, और ये जो प्रस्ताव था इसका यूएन महासभा में, ये 11वीं आपात विशेष सत्र जो था ये कल हुआ बुधवार को, इसमें ये किया गया। इसमें कई देश जो थे अनुपस्थित रहे और 57 देश जो है लगभग उन्होंने मतलब अनुपस्थित रहे, 91 वोट डाले गए और विरोध में जो थे 12 सदस्य थे और 57 देशों ने मतदान से इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो एक ये दबाव बनाने की कोशिश मतलब पूरी दुनिया की तरफ से किस तरीके से कि पुतिन जो है वो भारत ना आने पाए, तो हम समझ सकते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर जो पश्चिम की दुनिया है वो किस तरीके से एक तरीके से घबराई हुई है और किस तरीके से अब वो भारत के खिलाफ भी एक लामबंदी की कोशिश हो रही है। ये चीज भारत सरकार को, खासतौर से मोदी जी को बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी कि अमेरिका के साथ जाकर आपको लाभ नहीं होने वाला है। 62 बार ट्रंप कह चुके कि उन्होंने रुकवाया, युद्ध रुकवाया, ऑपरेशन सिंधु उन्होंने रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया व्यापार की, लेकिन पुतिन की तरफ से एक भी बार इस तरह की कोई बात नहीं आई कि हमने कब आपकी मदद की, क्या मदद की। तो हमको ये समझना चाहिए कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तो ये बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रिश्ते ट्रंप से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भारत के लिए ट्रंप जो है वो नुकसानदायक है, अमेरिका भारत के लिए नुकसानदायक है। ये बात हमेशा से सिद्ध होती रही है। बिल्कुल, इस पर और भी आगे भी बात करेंगे और क्या कुछ किस तरह से और रिएक्शंस आ रही हैं यहाँ पर राजनीतिक दलों की ओर से भी और दुनिया भर से भी। लेकिन इस समय जो
भारत में हो रहा है उसकी चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह की स्थितियां यहाँ तमाम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष परेशान है, नाराज़ है सरकार से, उस पर जवाब मांग रहा है और सरकार हर चीज़ पर खामोशी बरते हुए है। क्योंकि यहाँ एसआईआर पर चर्चा की मांग स्वीकार की सरकार ने, इसलिए संसद में प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में चल रहा है। लेकिन संसद परिसर के भीतर यानी सदन के बाहर अभी भी कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और जवाब मांग रहा है। प्रदूषण को लेकर भी हम लोग देखते हैं किस तरीके से हुआ, और कांग्रेस की नेता पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण जिस तरह से इस समय जानलेवा बन चुका है दिल्ली और एनसीआर में, उसको लेकर गहरी चिंता उन्होंने जताई। अभी एक दिन पहले ही, कल ही उन्होंने आर्टिकल एक लिखा था द हिंदू अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, और प्रदूषण को लेकर और किस तरीके से पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उस पर उन्होंने बहुत एक शोध पर का लेख लिखा था, जिसकी भी हम लोगों ने ब्रेकिंग में कल चर्चा भी की थी। सुनते हैं क्या कहा है सोनिया गांधी ने, और वहां जब प्रदर्शन हो रहे हैं संसद परिसर में प्रदूषण को लेकर, उस पर उन्होंने क्या कहा, क्यों इस पर ये लोग चिंतित हैं, पूरे यहां पर दिल्ली एनसीआर के लोग, लेकिन सरकार उस पर खामोशी बरते हुए है। तो ये अमलेदु जी, ये प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार से इन सारे मुद्दों पर जवाब मांगे जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है आप हर साल 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आप चिंता जताते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि ये प्रदूषण खत्म हो, पर सरकार कुछ कह ही नहीं रही। हाँ बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं कह रही है और सरकार जो एक तरीके से वो इस पे चुप्पी जो है वो साध गई है। और इस चुप्पी साधने का नतीजा ये हो रहा है समीर जी कि प्रदूषण एक गंभीर चुनौती, जो एक गंभीर संकट बन गया है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि ये गंभीर कितना संकट है, और ये संकट इतना कि अब मतलब एक हेल्थ इमरजेंसी जो है वो बन गई है भारत में, और खासतौर से एनसीआर और मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी है, और इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर एकदम खामोश है, क्योंकि सरकार की नीतियों की वजह से ही जो है ये एक तरीके से दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बनता चला जा रहा है, एनसीआर गैस चैम्बर बनता चला जा रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली से लगे हुए एनसीआर के जितने भी इलाके हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, जबकि ग्रेटर नोएडा तो बहुत हरा भरा समिति समझा जाता था, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि ग्रेटर नोएडा ही प्रदूषण में टॉप पे जा रहा है। तो इतना हरा भरा होने के बाद अगर ग्रेटर नोएडा जैसा जो शहर है वो अगर इतना ज़्यादा प्रदूषित है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रदूषण जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मैन मेड है, ये सरकार की नीतियों की वजह से बना हुआ संकट है। बिल्कुल, और ये सुनते हैं क्या कहा सोनिया गांधी ने। और ये विरोध प्रदर्शन के जो विजुअल्स हैं आप देख रहे हैं, ये संसद भवन परिसर में, वहां पर लगातार विपक्ष के तमाम सांसद, इसमें कई पार्टियों के नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिख रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं, ये वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने क्या कहा है, सुनते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। तो ये कितना मुश्किल है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, जब यहाँ पूरा वातावरण जो है वो दूषित है, प्रदूषित है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, सांस में बहुत सारे जहरीले पार्टिकल्स जो है जा रहे हैं, उनका शरीर पर कितना बुरा असर पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों पर सरकार खामोश है। और पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की मांग करने को, इस तरह के विरोध प्रदर्शन को, इन सबको उन्होंने ड्रामा बता दिया। बिल्कुल, इसको ड्रामा बता दिया था उन्होंने। और ये ड्रामा जो है ये किस तरीके से आया समीर जी, ये आप सब समझ सकते हैं कि इसको कितना जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने इसको ड्रामा बताया, और ये कहा कि जो सब कुछ हो रहा है वो ड्रामा है। तो प्रधानमंत्री इसको ड्रामा बता रहे हैं, और लोगों की सांसें जो है वो घुटी चली जा रही हैं, दम घुट रहे हैं लोगों के दिल्ली में, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है समीर जी। ये बिल्कुल इसको लेकर कि एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कई सारे मुद्दे हैं यहाँ। जिस तरह से रुपए का डीवैल्यूएशन हो रहा है, रुपए की कीमतें डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही हैं, उसको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। सरकार क्या कह रही है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 10-11 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो बड़ी चिंता भी जताते थे और इसके लिए सीधे सीधे सरकार को दोषी ठहराते थे और कहते थे कि कोई काबिल सरकार होती तो ऐसा ना होने पाता। अब यही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर काबिल सरकार कौन सी है।
जो तब तो इतना कहती थी लेकिन अब क्या कर रही है। अब तो वही काबिल सरकार है और ये आरोप लगाने वाले ही इस समय सरकार के मुखिया हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही बात कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। और कांग्रेस पार्टी ने कई सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पुराने भाषणों की क्लिप्स को ट्वीट भी किया है हमने। हाँ बिल्कुल, पुराने भाषणों की किया है कि किस तरीके से रुपया गिरता था तो क्या होता था, और मतलब प्रधानमंत्री की उम्र तक जो है रुपया पहुंच जाए, कुछ डॉलर पहुंच जाएगा, ये मनमोहन सिंह को लेकर मतलब बहुत। अब देखिए 90 पार कर ही गया, 90 पार कर ही गया, तो प्रधानमंत्री भी 90 के हो ही गए होंगे, हो ही गए होंगे। जब रुपए के साथ प्रधानमंत्री की उम्र का अगर ताल्लुक है तो प्रधानमंत्री भी 90 पार कर गए होंगे। लेकिन ये सभी चीज ठीक है, जो अब असल में उस समय समझा ये होगा कि प्रधानमंत्री बनना नहीं है तो किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन बन गए धोखे से प्रधानमंत्री। अब धोखे से प्रधानमंत्री बन गए तो पुराने वो सब या तो डिलीट करवाए, कहाँ से क्या क्या डिलीट हो, लोगों ने तो सेव करके रखा हुआ है। तो इसीलिए वो संचार साथी ला रहे थे ताकि लोगों की मोबाइल में जो सेव है सब अपने से डिलीट करवा दें। आपको रख ही नहीं पाए कि मोदी जी ने कहा क्या था, क्योंकि बताया ना 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, कोई भी जो है बेघर नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें आपके मोबाइल से निकल जाए तो संचार साथी ला रहे थे इसके लिए, तो वो विपक्ष अड़ गया इस पे। और तो जो कह देंगे वही हो जाएगा। राजनाथ सिंह का ही बयान पता लग जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मालूम पड़ जाएगा। तो सारा इनका इतिहास गणित वो भी सब मालूम पड़ जाएगा। तो बड़नगर का वो मगरमच्छ भी मिल जाएगा जिसको पकड़ते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ बचपन में। तो सारी चीजें जो है वो गायब हो जाए, तो इसलिए लेकर आ रहे थे संचार साथी। पुरानी चीजें गायब हो जाए और नई चीजें सब आ जाएं। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री को उनके पुराने भाषणों की याद दिला रहे हैं। सुनते हैं उन्होंने कहा क्या है। वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं सरकारी खर्चे पे, उनके पास प्रूफ है, वो कह रहे हैं। अच्छा प्रूफ है तो उनको पब्लिश करके सब जगह प्रचार करो बोलो। सर रशिया के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और तेल को जिस तरह से चल रहा है इसको लेकर के रिपोर्ट भी आई थी कि रशिया से जब तेल खरीदने की बात आई तो अमेरिका के दबाव में नहीं लिया गया। इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखो भारत अपने कन्वीनियंट से और अपने जो फायदा होता है वो देखना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आके खरीदना या किसी के दबाव में आके छोड़ना, ये नहीं। तो ये देश के हित में जो कुछ करना है हमको करना है। सर डॉलर का जो प्राइस है वो हाई चल रहा है, रुपीस कमजोर हो रहा है, तो इसको इनकी नीति के वजह से रुपये कम हो रहा, क्योंकि अगर आपकी नीति ठीक रही तो पैसे का वैल्यू यानी रुपए का वैल्यू भी बढ़ता। इससे ये दर्शाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। हम चाहे कितना भी बोल लो या अपनी पीठ हम खुद थपा लो, लेकिन ये दर्शाता है कि तुम्हारे पैसे का कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है। जाने तो ये किस तरीके से रुपए की जो कीमतें गिर रही हैं वो सरकार की नीतियों के कारण गिर रही हैं और डॉलर के मुकाबले इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये सब तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। प्रदूषण का भी मुद्दा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है सदन के बाहर, संसद में, और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है कि उसके पास क्या रोड मैप है। केवल यही होता है कि हर बार गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन कुछ दिन के लिए इन पर रोक लगाने से नहीं होता है। एक ठोस रणनीति बननी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले भी सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा कि भाई आप ग्रेप लागू कर देंगे तो ग्रेप जो है स्थायी समाधान थोड़ी है। और ये कोई ऐसा नहीं कि अब सर्दियों में ही होता है प्रदूषण, अब तो ये 12 महीने का हो गया है। तो इसके लिए कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे इस पर लगाम लगाई जा सके। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी यही कह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी की वजह से जो है रुपया भी गिर रहा है और प्रदूषण भी आपका जो है बढ़ रहा है। तो जब तक कि सरकार की नीति जो है जनोन्मुखी नहीं होंगी, जनता के पक्ष में अगर सरकार की नीतियां नहीं होंगी तो इसी तरीके से रुपया भी गिरता रहेगा, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा गिर जाएगा, और इसी तरीके से प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। आप देख सकते हैं संसद परिसर में कैसे पूरा विपक्ष इस पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं प्रमोद तिवारी, क्या कुछ कह रहे हैं, प्रदूषण कितनी गंभीर समस्या है और सरकार उस पर क्यों खामोश है, उस पर उन्होंने कुछ कहा है। सर, ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। आज ऑपोजिशन
जिस तरीके से पोल्यूशन की स्थिति बनी हुई है, एनवायरनमेंट पे भी क्वेश्चन सुने जिनमें कि आज प्रोटेस्ट का आज बाहर के लोग नहीं समझ सकते, बोलने में तकलीफ हो रही है हम लोगों को, चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है दिल्ली को और कुछ शहरों को गैस चैम्बर बना के उसी में नागरिकों को रखा जा रहा है। इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो केंद्र की भाजपा सरकार और उन प्रदेश की जिसकी जहां सरकार है जो नियंत्रण नहीं करे। 400 के पार, वो भी कहा जा रहा है बेईमानी से इसे नापा जा रहा है। आज इसी के खिलाफ विरोधी दल के लोग हम प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे शांतिपूर्वक पार्लियामेंट के अंदर मकर द्वार पर। बात कर रहे थे संचार साथी ऐप की, पहले मैंडेटरी कर रहे थे प्री इंस्टॉलेशन और अब वो सेंटर ने ये विड्रॉ कर दिया है ऑर्डर को, ऑपोजिशन की काफी लगाया क्यों था? नियत तो साफ हो गई ना। आप लोगों के निजता का अधिकार जो संविधान हमें गारंटी देता है उसको छीन रहे थे ना, और इसीलिए तो वापस भी लेना पड़ा आपको। विपक्ष पे तो वार था ही, सत्ता भी। बहुत से लोग फंस जाते, बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व से कुछ नहीं आपस में बात करते, शायद उनके लिए लगाया गया था, शायद इसलिए लगाया गया था कि विरोधी दल के लोग क्या नीति बनाते हैं उनकी प्राइवेसी पे हमला था। तो ये जो संविधान ने अधिकार दिया था उसके खिलाफ था। इसीलिए जन दबाव के आगे विपक्ष के विरोध के कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। काफी प्रश्न मेरा रहेगा जिस तरीके से तो ये तमाम मुद्दे हैं। संचार साथी को लेकर इतना हंगामा हुआ, लेकिन सवाल, हालांकि सरकार ने अपना फैसला तुरंत ही वापस कर लिया। संचार मंत्री को संसद में झूठ तक बोलना पड़ा, उसके बाद ये फैसला वापस लिया गया। लेकिन सरकार इस तरह का काम कर क्यों रही है? पूरे देश के नागरिकों की एक एक व्यक्ति की जानकारी, उसकी निजता पर हमला क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति की जानकारी, उसकी निजी जानकारी उसको क्यों चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति की आपको निजी जानकारी क्यों चाहिए? सबको आपके मोबाइल में क्यों घुसना है ना? अब बहू बेटियों के जिस तरीके से सब बता रहे थे ज्ञानेश कुमार जी की क्या दे रहे, यहाँ तो घुसी जा रही है सरकार सब बहू बेटियों के मोबाइल में, सबके और तो क्यों घुसी चली आ रही है? तो ये समझिए एक बड़ा मसला जो है ये था, और इस पे बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि विपक्ष जो था बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो गया, और इस लगा सरकार को ये कुछ मामला गड़बड़ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसको लेकर सरकार बैकफुट पर आई और उसने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन अमलेंदु जी, इसके पीछे केवल विरोध ही नहीं था, विपक्षी दलों का ही विरोध नहीं था, देश के तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उन्हीं का उस पर आपत्ति नहीं थी, बल्कि ये भी था कि तमाम कंपनियों ने सीधे तौर पर मना कर दिया सरकार को कि हम ये आपका फरमान जो है हम नहीं मानेंगे, हम दुनिया के किसी देश में इस तरह का फरमान हमको नहीं दिया गया और हम कहीं इसको स्वीकार भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये कहा गया कि भाई ये इस तरीके का फरमान जो है हम स्वीकार नहीं करते। और जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, सरकार के हाथ में चली जाएगी, और प्राइवेसी के कई मुकदमे समीर जी चल रहे हैं। व्हाट्सएप का मुकदमा चल रहा है, मेटा का एक और मुकदमा चल रहा है, ट्विटर गया हुआ है हाई कोर्ट में, तो कई मुकदमे जो है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके चल रहे हैं। तो ये इसको कैसे स्वीकार कर लेता कोई, ये समझा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये समझा जा रहा है। और क्यों सरकार ऐसा लाना क्यों चाहती है? जो ये लोगों की जासूसी करने का आरोप लगाता कि संचार साथी ऐप के जरिए सरकार लोगों की जासूसी करना चाह रही है। मनोज झा है आरजेडी के सांसद, उनको सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने इस पर। लोगों ने किया कि सरकार को जो संचार साथी ऐप है अनिवार्य रूप से उसे प्री इंस्टॉल करने के आदेश को वापस लेना पड़ा। देखिए, इस सरकार के लिए एक संदेश भी है। ये वाटर टेस्ट करते हैं, कोई चीज बोल करके उसके बाद कहेंगे नहीं हमारी ये मंशा नहीं थी। जब मैं मंत्री जी को सुन रहा था तो मुझे बड़ा विरोधाभासी लगा। उनके मंत्रालय का नोटिफिकेशन उनकी जुबान के ठीक उलट बोल रहा था कि फैक्ट्री इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन, तमाम चीजें मैंडेटरी शब्दावली का प्रयोग था, और उसके बाद उन्होंने उसको वॉलंटरी में तब्दील करने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि इन्होंने विड्रॉ किया, क्योंकि स्नूपिंग अगर हमारे देश के का एक फीचर हो जाए सरकार का, तो वो जाहिर तौर पर ऑरवेलियन स्टेट की याद दिलाता है। हम में से कितने लोग तैयार होंगे? क्या बीजेपी के लोग सहज हो पाते?
तो ये बहुत गंभीर मुद्दा था। हालांकि अब सरकार ने उसको वापस ले लिया है, लेकिन ये वापस लेना उसको क्यों पड़ा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि ये ठीक है, स्वागत योग्य कदम है, गलत था, पर यह भी है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं टेस्टिंग करना चाह रही थी कि इसका विरोध किस हद तक होता है या आगे उसकी कुछ और प्लानिंग हो। लेकिन यह भी कहा जा रहा है, रॉयटर्स ने बाकायदा ये खबर की है कि वहां जो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल है, अमेरिका की कंपनी, उसने साफ तौर पर कह दिया था कि हम आपका ये फरमान नहीं मानने वाले। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पे एप्पल ने कह दिया कि हम आपका ये फरमान मानने वाले नहीं हैं और इसीलिए बैकफुट पे आना पड़ा। विपक्ष का दबाव, पुतिन की आने की तारीख और उसके बीच सदन में लगते नारे, वोट चोर गद्दी छोड़, तो इन सारे मसलों से एकदम से जो है बैकफुट पे आ गई सरकार और फिर उसको वापस लेना पड़ा। जबकि पहले जो थे, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, संचार मंत्री हैं, वो साफ कह रहे थे कि किस तरीके से ये जो है मतलब आपको करना पड़ेगा प्री इंस्टॉल। 3 महीने का समय दिया था, 90 दिन का। और ये था, ये जो अगला अपडेट पुराने मोबाइल पे होगा उसमें अपडेट पे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ये है जी बिल्कुल। और इधर राहुल गांधी ने, अमलेंदु जी, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, हम लोग उसको सुनेंगे भी। उन्होंने कहा है कि सरकार जो विदेशी डेलीगेशन आते हैं उनसे उनको नहीं मिलने देती है, रोकती है। क्या कुछ कहा है ये हम लोग जानेंगे और किस संदर्भ में कहा है, उन्होंने इस पर बाकायदा बयान दिया है। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। पर इसको लेकर जो संचार साथी सर पर इंस्टॉल करने को लेकर जो सरकार ने अपना फैसला बदला है, यू टर्न लिया है, उस पर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद है, उन्होंने भी कुछ कहा है। स्वागत किया है सरकार के इस कदम का, लेकिन सरकार इस तरह के कदम क्यों उठा रही है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया है। तो ये बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर क्यों आखिर हो रहा है। लेकिन सुन लेते हैं उससे पहले हम लोग राहुल गांधी ने, चूंकि बहुत बड़ा आरोप लगाया है और आज पुतिन यहां आ रहे हैं, अमलेंदु जी, वो कह रहे हैं कि विदेशी डेलीगेशन से हमको मिलने नहीं दिया जाता है, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष हमको मिलने नहीं दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप जो है वो लगाया है, समीर जी। और ये गंभीर आरोप जो है ये ऐसे ही नहीं है, चूंकि अब तक होता यह था समीर जी कि कोई भी विदेशी प्रतिनिधिमंडल आता था तो चूंकि रहा है कि भाई विपक्ष के नेता से भी मिलता है, हमारे भी प्रतिनिधिमंडल जाते हैं किसी देश में, तो वो भी वहां जाकर विदेश जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वहां की संसदों में, तो उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन यहाँ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से नहीं मिलने दिया जाता है, ये बताने के लिए कि मोदी जी जो है बहुत उनकी 56 इंच की छाती है और बचपन में जो है वो वडनगर में मगरमच्छ पकड़ा करते थे ट्रम्प के साथ में, तो ये साबित करने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को नहीं मिलने दिया जाता है। और क्या कारण हो सकता है समीर? हाँ बिल्कुल, और क्या कारण हो सकता है सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा आरोप है कि उनको का सरकार जो विदेशी प्रतिनिधिमंडल आते हैं उनसे नहीं मिलने देती है। सुनते हैं राहुल गांधी को। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। तो कह रहे हैं कि नहीं मिलने दिया जाता, जबकि ट्रेडिशन है, पर मोदी जी उसको फॉलो नहीं करते हैं। अमलेंदु जी यहाँ मिलने नहीं दे रहे हैं। और ऐसी भी सरकारें रही हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने विपक्ष के नेता को संयुक्त राष्ट्र में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है।
मोदी जी कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी कौन सी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? वो क्या, मोदी जी तो किसी परंपरा को मानते ही नहीं है। मोदी जी की तो बात ही अलग है। मतलब मत्था झुकाते हैं तो परंपरा क्यों मानेंगे? पूजा करते हैं तो परंपरा क्यों मानेंगे? है ना? तो परंपरा की जो बात है वो अलग है, लेकिन मोदी जी जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं वो इस देश के संवैधानिक ढांचे से मेल नहीं खाती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाती हैं। अब पता नहीं उनके कौन से संस्कार हैं, हमें नहीं मालूम कि कहाँ से संस्कार लिए, उन्होंने संघ से लिए, कहाँ से लिए, लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्कार हैं उनसे तो मेल नहीं खाती हैं बहुत सी चीज़ें। तो ये कहते हैं, अब राहुल गांधी तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि मिलने नहीं दिया था विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से, जबकि एक कटसी होती है कि विपक्षी प्रतिनिधि, विदेशी कोई प्रतिनिधिमंडल आता है तो विपक्ष के नेता से मिलता है। संदेश भी तो जाता है कि हमारे यहाँ किस तरीके से यहाँ जो विरोधी पक्ष, और यही संदेश देने के लिए परंपराएं बनी है लोकतांत्रिक देशों में कि वहां जब एक देश का जो डेलीगेशन होता है, सरकारी डेलीगेशन, वो गया तो वहां सत्ता पक्ष से और विपक्ष से दोनों से मिलता है। बिल्कुल समीर जी, और जो विदेश नीति होती है वो सरकार की नहीं होती है, वो देश की विदेश नीति है। तो देश की विदेश नीति को सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर तैयार करते हैं, और उसमें सत्ता पक्ष विपक्षी नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी जो है उसका भी उसमें योगदान होता है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों के जो मतलब जो दो देशों के पारंपरिक संबंध होते हैं, किस तरीके से संबंध रहे हैं, प्राचीन क्या संबंध रहे हैं, सिर्फ राजनीति नहीं सांस्कृतिक आर्थिक भी संबंध होते हैं, वो किस तरीके से रहे हैं, और उन संबंधों से किसी दूसरे देश के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजों का उसमें समावेश होता है। मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना कूटनीति समझते हैं और कितना विदेश नीति समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति को अंदरूनी राजनीति का जरिया बना लिया है करने का, उससे संकट जो है काफी ज्यादा पैदा हो गया है। तो बिल्कुल विदेश नीति को एकदम अपनी पारिवारिक नीति समझते हैं, व्यक्तिगत नीति समझते हैं। कभी अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को अपना दोस्त बता देंगे, कभी किसी रूस के साथ उनके समझौते जो है उनके आधार पर तय होने लगते हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं। कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ अपने गांव से जुड़ा हुआ उनको बता देंगे, लेकिन विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। विदेश नीति का एक तरीका होता है, और वहां विपक्ष का भी वही महत्व होता है जो सत्ता पक्ष का होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यही बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलने ही नहीं देती है, दूर रखती है। यानी विपक्ष के नेताओं को वो वहां पर उनसे बात करने से रोकती है, संसद में लोगों को, आम जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से मना करती है, मीडिया पर किस तरीके का नियंत्रण है उसको बताने की जरूरत नहीं है। यानी किस तरह से केवल और केवल सरकार जो कुछ कहना चाहती है, और सरकार ही नहीं, सरकार में बैठे कुछ लोग जो चाहते हैं वही चीजें निकल कर बाहर आए, सरकार ये चाह रही है। और बाकी पूरे देश के नागरिक क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यानी उनकी पर्सनल चीजें, उस पर भी सरकार कंट्रोल करना चाहती है। बिल्कुल, सरकार उस पर भी कंट्रोल करना चाहती है, और सरकार जो है सब उन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहती है जो भी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो यानी आज़ादी जितना लड़के मिली थी, तो वो सारी आज़ादी जो है मोदी जी की सरकार जो वो छीन लेना चाहती है कि अच्छा तुम्हारे पुरखों ने बहुत आज़ादी की लड़ाई लिया अंग्रेजों के खिलाफ, तो अब उसकी सजा भुगतो, है ना। तुमने लोकतंत्र बनाया और लोकतंत्र बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, तो उसकी सजा भुगतो। यानी देश जो है वो इस बात की सजा भुगते कि लोकतांत्रिक प्रणाली से नरेंद्र मोदी किस तरीके से प्रधानमंत्री बन गए, तो अब ये देश का गुनाह हो गया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो उसकी सजा भुगते देश। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और अगर नेता प्रतिपक्ष को विदेशी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। वहीं प्रियंका गांधी कह रही हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाती है सरकार, चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, और ये आरोप लगातार सरकार पर लग रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर सरकार को यू टर्न भी लेना पड़ता है। अब जिस तरह से वो लोगों की निजता, यानी लोगों की प्राइवेट लाइफ में हस्तक्षेप करने जा रही थी संचार साथी ऐप के साथ, उसको बहुत दबाव में वापस लेना पड़ा है। और दबाव देश के लोगों का ही नहीं बल्कि कंपनियों का भी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों का, जिन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की सांसद हैं, क्या कुछ कह रही हैं सरकार के इस यू टर्न पर। और इस यू टर्न को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि केवल देश के विपक्ष का विरोध, देश के आम लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का विरोध, जागरूक लोगों का विरोध नहीं था, बल्कि इसके पीछे अमेरिकी कंपनी जो एप्पल आईफोन बनाने वाली कंपनी है, उसने साफ तौर पर मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में, क्योंकि अगर एप्पल ना मानती तो फिर दूसरी कंपनियां भी विदेशी नहीं मानती।
तो सरकार को लगता कि फिर ये तो अपने आप ही उनका पूरा फरमान जो है वो चला जाता कूड़े में, इसलिए सोचा कि चलो वापस ही ले लिया जाए। बिल्कुल समीर जी, और ये कूड़े में चला जाता है। और हर चीज़ में आप नकल करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में प्राइवेसी को लेकर कितने सख्त कानून है समीर जी। वेबसाइट्स पे जो विज्ञापन आते हैं वो विज्ञापन भी आप बिना यूजर की अनुमति के नहीं दिखा सकते, इतने तक कठोर नियम है प्राइवेसी को लेकर। और यहाँ आप जो हर एक के मोबाइल में घुस जा रहे हैं। तो ये प्राइवेसी मतलब जी, यहाँ तो कह आपने हलफनामा देकर कह दिया सरकार ने कि साहब यूजर मतलब नागरिक की कोई प्राइवेसी नहीं है जी। लेकिन इस प्राइवेसी को लेकर पूरी दुनिया में कितने कठोर कानून हैं, और इस पर कई बार इन कंपनियों पे भी जुर्माने लगे हैं जी। जो विदेशी कंपनियां हैं जो टैक्स जियाइंट कहलाते हैं उनके ऊपर। और तो, अगर आप इतना चाहते हैं तो फिर आपने एप्पल को मना कर दिया होता कि आप नहीं लागू करोगे तो हमारे यहाँ आपको बेचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं, बंद करो अपना यहाँ से कारखाना। इतनी हिम्मत है अगर तो ये कहिए कि अगर आप इसको लागू नहीं करेंगे तो यहाँ से कारखाना बंद करो, चले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं बिकेगा एप्पल जी। तो ये भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो लावाज मोदी जी थोड़ी चलाएंगे। बिल्कुल वही सुनते हैं क्या कहा इसी यू टर्न पर प्रियंका चतुर्वेदी ने। एक घमासान जाहिर देखने को मिला। अब इस बीच सरकार ने जो प्री इंस्टॉल वाला जो अपना फैसला है वो वापस ले लिया है, आपकी प्रतिक्रिया? मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये मुद्दा जब मैंने उठाया था तो बार बार मैं यही कह रही थी कि किसी भी ऐप को प्रीलोड करना, वो भी सरकारी ऐप को प्रीलोड करना, वो संविधान के खिलाफ है और निजी जो अधिकार हैं जनता के उसका भी हनन हो रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट हम लेकर जाते तो वो वैसे ही इनको डिसमिस करते और टेक डाउन डायरेक्टिव देते। और फिर अगले दिन जब ये आवाज़ उठी थी तो जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर कहा कि बेफिजूल की कंट्रोवर्सी चल रही है, बेवजह की कंट्रोवर्सी है, और उन्होंने आधे जो कहते हैं आधे सत्य परोसे, और उनका जब झूठ पकड़ा गया तब उन्होंने उसको वापस लिया है। बहुत स्पष्ट था कि ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। पहले इन लोगों ने पत्रकारों के खिलाफ पेगासस छोड़ा था, पेगासस एक सर्वेलेंस सिस्टम था। फिर हमारे फोन्स पे भी हैकिंग की बात आई थी, जहां कहा गया था कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस हो रहा है। फिर उससे भी बचकर अब इन्होंने सोचा कि अब हम 140 करोड़ की जनता है, जो मोबाइल फोन खरीदेगा हम उनके सारा डेटा लेंगे और डेटा हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो जो ऐप था इट कुड रिकॉर्ड एवरीथिंग, हैड एक्सेस टू एवरीथिंग, चाहे वो ऑडियो कॉल्स हों, चाहे फोटो गैलरी हो, चाहे वो स्टोरेज पे जो भी चीजें हों। तो ये कहाँ तक आप निजी जिंदगी में आप दखल अंदाजी देंगे? बिग बॉस हाउस जैसा बनाया हुआ था, तो उसको वापस लिया है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। तो ये किस तरीके से दखलंदाजी करने की कोशिश की जा रही थी लोगों के निजी जीवन में इस संचार साथी ऐप के जरिए, लेकिन इसको वापस आना पड़ा। और इधर बीच एसआईआर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है। राजीव जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं और अब क्या कुछ हो रहा है सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, बताएंगे कोर्ट रूम से सीधे लाइव वहां पर किस तरह से एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है बिहार का एसआईआर वहां पर, और इसके अलावा जो 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है चुनाव आयोग ने, उसको लेकर जो सुनवाई चल रही है, क्या कुछ अपडेट है राजीव जी? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज दो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर उस पर सुनवाई हो रही है। एक केस तमिलनाडु सरकार की तरफ से है और उस केस पर भी सुनवाई चल रही है, और दूसरी सुनवाई चल रही है जो मुख्य एसआईआर जिसको लेकर 24 जून को नोटिफिकेशन हुआ था बिहार में, और बिहार से ही एसआईआर की शुरुआत हुई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इसकी सुनवाई आज चल रही है। और इसमें यानी मुख्य रूप से क्या एसआईआर लीगल है या इलीगल है, संवैधानिक तौर पर एसआईआर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या खामियां हैं, इन सब का वहां पर जिक्र हो रहा है। और सुनवाई यानी तमिलनाडु सरकार ने एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की थी, उस पर भी सुनवाई, लेकिन मुख्य रूप से कि टोटली एसआईआर की प्रक्रिया ही गलत है, असंवैधानिक है, इस पर सुनवाई चल रही है। प्रशांत भूषण इस पर अपनी बात रख रहे हैं, और प्रशांत भूषण जो मुख्य एसआईआर की संवैधानिकता पर को चुनौती देते हुए जो अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने लाल बाबू हुसैन का मामला का हवाला दिया है। और प्रशांत भूषण यहां चुनावी नियमों के तहत फॉर्म 7 का हवाला देते हैं और कहते हैं कि सबूत पेश करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जो मतदाता पर आपत्ति करता है। यानी अगर किसी का नाम कटवाना है तो उसकी आपत्ति, अगर उस पर आपत्ति है तो उस पर सबूत
सबूत आपको पेश करना है। अगर मेरा नाम सही नहीं है, मतदाता सूची से मेरा नाम हटा देना चाहिए, अगर ऐसी बात कह रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए। अमलेंदु जी आपका स्वागत है। और अमलेंदु जी का ही अगर उदाहरण लो कि अमलेंदु जी को लगेगा कि नहीं मेरा नाम यानी राजीव का नाम गलत है मतदाता सूची में, तो इनको प्रमाण देना होगा कि आखिर क्यों गलत है, क्या ये इस देश का नागरिक नहीं है। और यही लाल बाबू हुसैन का मामला यहां बहुत महत्वपूर्ण है, उस केस का मामला, और उसका यहां जिक्र कर रहे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग ने कहा कि यहां चुनाव आयोग ने 2003 के दिशा निर्देश साझा करने से इनकार कर दिया। हमें एक व्हिसल ब्लोअर से जानकारी मिली 2003 में SIR आपने करवाया या IR करवाया, जो भी करवाया आपने, उस रिवीजन में, जो इलेक्टोरल रोल के रिवीजन में आपने क्या नियम उस समय किया था, दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस क्या थे आपके, उसका हवाला भी यहां दिया जा रहा है। और कह रहे हैं कि लेकिन चुनाव आयोग से जब हमने मांगा तो चुनाव आयोग ने उस दिशा निर्देश को, 2003 के दिशा निर्देश को साझा करने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे पास है वो दिशा निर्देश और एक व्हिसल ब्लोअर के जरिए है। 2003 के SIR में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि नागरिकता तय करना गणनाकर्ता का काम नहीं है, यानी BLO का काम नहीं है, BRO का काम नहीं है कि यहां पर नागरिकता तय की जाए। अगर कोई आपत्ति करता है तो नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी उसी की है। अगर किसी के ऊपर आपत्ति होती है, कोई आपत्ति करता है, तब उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आपसे नागरिकता पूछी जाए। प्रशांत भूषण यही नहीं रुकते हैं, अपनी दलीलों में आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तीनों कानूनों में से किसी के तहत गैर नागरिक घोषित किया गया है तो आप नाम हटाओ, लेकिन तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकते हो। नाम तो हटा दोगे लेकिन आप अकेले ऐसा नहीं कर सकते हो। यह बात यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं। और लाल बाबू हुसैन फिर इंद्रजीत बरुआ के फैसले और फिर उनके अपने 2003 के नियमों और असम को दिए गए विशेष दिशा निर्देशों का भी यहां जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें यह स्पष्ट है कि वे नागरिकता तय करने के लिए सक्षम नहीं है। यानी ये फैसले जो हैं, चाहे इंद्रजीत बरुआ का फैसला हो, चाहे लाल बाबू हुसैन का फैसला हो, ये जो इसी सुप्रीम कोर्ट में ये सारे मामले में फैसले आए हैं, इंडिविजुअल मामला है लेकिन फैसले आए हैं और उन फैसलों में साफ साफ कहा गया है कि आप किसी की नागरिकता तय करने का टूल नहीं है। आप कोई भी किसी की नागरिकता नहीं पूछ सकते, नहीं मांग सकते, नहीं उसका फैसला कर सकते हैं। यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं। प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि उन्होंने लाल बाबू मामले का हवाला दिया है और कहा है कि आपको इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन लाल बाबू का मामला क्या है, यह यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं कि बिहार में उन्होंने क्या किया, यानी चुनाव आयोग ने बिहार में क्या किया। हमारे पास पहले से मतदाता सूची में शामिल लोगों को कितने नोटिस जारी किए गए, इसकी संख्या नहीं है। बिहार में इन्होंने क्या कुछ किया है, कितनों को नोटिस जारी किया, कितने के नाम हटाए, जिनके नाम हटाए उनको नोटिस जारी किए कि नहीं किया, ये सारी बातें हमारे सामने नहीं है। ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। प्रशांत भूषण आगे कहते हैं कि अंतिम मतदाता सूची में 3.5 लाख नाम हटाए गए थे। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर मतदान के समय तक उन्होंने 3.5 लाख नाम और जोड़ दिए। कैसे आखिर हो गया? अमलेंदु जी ये सारी बातें यहां रख रहे हैं प्रशांत भूषण। और वहां प्रशांत भूषण यही नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि ड्राफ्ट रोल में 65 लाख नाम हटाए गए। बचे हुए मतदाताओं की संख्या 7,21,00,000 हो गई और उन्होंने उन 65 लाख लोगों के नाम नहीं भरने दिए जिनके नाम हटा दिए गए। यानी आपसे फॉर्म भी भरने के लिए नहीं कहा गया, उनको यह भी नहीं कहा गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया कि हां हम आपका नाम हटा रहे हैं, अब आप चाहें तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रशांत भूषण यहां बताते हैं कि इन 65 लाख लोगों के नाम इसलिए हटा दिए गए क्योंकि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन वे पिछली सूची में थे, तभी तो 7,89,00,000 लोग थे। 7,89,00,000 में से 7,21,00,000 लोग कैसे हो गए? इसका मतलब है कि वो पिछली सूची में थे, जो 2025 की सूची थी जनवरी की, लेकिन वे पिछली सूची में थे। बाद में उनसे एक घोषणा पत्र भरने को कहा गया कि वे पहली सूची में नहीं हैं, ताकि उन्हें वर्तमान सूची में शामिल किया जा सके। यहां पर प्रशांत भूषण यह भी कहते हैं कि जिन लोगों से फॉर्म 6 भरने को कहा गया था, उनमें से कई ऐसे थे जिनके नाम हटा दिए गए थे, लेकिन उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर किया गया। बिहार से किसी ने कल मुझे, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि बिहार से किसी ने मुझे कल बताया है कि केवल 3,66,000 लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन 26 लाख लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया कि वे आकर घोषणा करें।
मुद्दा यह है कि आप बिना किसी कारण के साइक्लो स्टाइल नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्हें कारण बताइए। आप मेरे निवास पर संदेह नहीं कर सकते हैं, आप मेरी उम्र पर संदेह नहीं कर सकते हैं, आप इन सब पे संदेह कर रहे हैं। ये बातें यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं। अमलेंदु जी, गंभीर रूप से प्रशांत भूषण घेर रहे हैं या चुनाव आयोग? बिल्कुल राजीव जी, गंभीर रूप से चुनाव आयोग को घेर लिया है प्रशांत भूषण ने, और टू द पॉइंट प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी और सारे मसले सामने रखे हैं। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि जो लाल बाबू हुसैन मामला है, जो राजीव जी इस मुकदमे में भी एक बुनियाद बनेगा, वो लाल बाबू हुसैन मामला साफ तौर पे कहता है, और उसका जिक्र भी किया उन्होंने कि फॉर्म 7 जो है चुनाव आयोग का, वो खुद ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है तो जो आपत्ति कर रहा है उसको सबूत पेश करने होंगे कि इस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से आ गया है। चुनाव आयोग खुद किसी का नाम नहीं हटा सकता, और चुनाव आयोग को भी अगर कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग को भी नोटिस इशू करना होगा। बिहार का उन्होंने जिक्र किया कि 3,66,000 लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन 26 लाख लोगों को नोटिस इशू कर दिया गया, और नोटिस जो था वो कोई बिना कारण बताए साइक्लो स्टाइल एक सा नोटिस इशू कर दिया गया। तो ये उस लाल बाबू हुसैन मामले का अनुपालन नहीं है कि आप साइक्लो स्टाइल नोटिस जो है एक तरीके का आप जारी कर दें और 3,66,000 लोगों के आप जो वहाँ से नाम हटा दें। उसका भी आपने कोई कारण नहीं दिया कि वो नाम क्यों हटाए गए, और जिन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम आपने हटाए उन लोगों को आपने फॉर्म भरने के लिए अनुमति नहीं दी। ये प्रशांत भूषण ने रखा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर राजीव जी क्या संज्ञान लेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां लाल बाबू हुसैन मामला जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रशांत भूषण, जिसके बारे में बता रहे थे हमारे साथी प्रशांत अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां साफ साफ कहा गया है कि किसी का नाम अगर हटाना है सूची से, इलेक्टोरल रोल से, यानी मतदाता सूची से अगर आपका नाम हटाया जा रहा है, तो जिसने कहा कि इसका नाम हटा दीजिए क्योंकि ये तो यहां का नहीं दिखता, यहां रहता नहीं है, तो उसको साबित करना होगा। ऐसे नहीं होता कि आप 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, हटा दिए। यही बात यहां कही जा रही है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही जा रही है कि आखिर ये इस ढंग से अगर आप इलेक्टोरल रोल को बनाएंगे, इस ढंग से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा। और यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें से एक पारदर्शिता है। मुझे बिना यह बताए हुए कि उन्हें मुझ पर क्या संदेह है, साइक्लो स्टाइल के नोटिस दिए जा रहे हैं। लाल बाबू हुसैन ने कहा है कि आपको कारण बताने होंगे। यहां पर लाल बाबू हुसैन के मामले का फिर जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल यहां प्रशांत भूषण ने लाल बाबू हुसैन, जिसमें 2 जजों की बेंच ने यहां फैसला, 3 जजों की बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग किसी का नाम अपनी मर्जी से, बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के नहीं हटा सकता है। लाल बाबू हुसैन का मामला बहुत गंभीर मामला, और उसी का जिक्र कर रहे हैं कि आपने 65 लाख लोगों के नाम कैसे हटा दिए। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम आप रातों रात काट देते हैं, फिर 3.5 लाख लोग मतदाता सूची फाइनल ले आते हैं। चुनाव होने के बाद, मतलब चुनाव से पहले आप बताते हैं कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। जब चुनाव हो जाता है और जब आप मतदाता सूची की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो 7 करोड़ 45 लाख आ जाते हैं। 3.5 लाख यानी 3,55,000 नाम कैसे जुड़ गए मतदान होने तक और मतदाता सूची के बीच, यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल और मतदान के बीच आपने 3.5 लाख लोगों के नाम कैसे जोड़ दिए। ये सारी बातें यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण अपनी बात रखते हुए, और साफ साफ कह रहे हैं कि यहां पर मिलॉर्ड मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यहां ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, यहां पर पारदर्शिता की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है इस चुनाव आयोग में। यह चुनाव आयोग बिना पारदर्शी हुए, बिना ट्रांसपेरेंसी के काम कर रहा है, मनमौजी दिखा रहा है चुनाव आयोग, सीधे शब्दों में कहूं तो। और यहीं पर लाल बाबू हुसैन का मामले का जिक्र फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होता हुआ वो 1995 का केस 1995 में, लेकिन उसका आज की तारीख में 2025 आखिरी है। बीतते बीतते इसकी क्या जरूरत आन पड़ी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 3 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया था कि लाल बाबू हुसैन का नाम आप उनकी मर्जी के बिना, उनसे बिना पूछे हुए, उनको नोटिस दिए बिना नहीं काट सकते। और ये एक नजीर बना हुआ है यहां पे, और इसी का जिक्र यहां बार बार प्रशांत भूषण कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि आप कैसे काट सकते हैं, जब आप ही इसी कोर्ट ने, अभी तो आप 2
जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं और जस्टिस जोय माल्या बागची बैठे हुए हैं। सीजेआई और उनके साथ एक उनके साथी, ये दोनों इस बेंच में बैठकर 2 जजों की बेंच ये फैसला क्या सुनाएगी, लेकिन 2 जजों की बेंच लाल बाबू हुसैन के फैसले को पलट नहीं सकती है। ये भी है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, 2 जजों की बेंच जो है वो 3 जजों के बेंच के फैसले को पलट नहीं सकती है, और अगर पलटती है तो उसको साफ तौर पर फिर इसको भेजना पड़ेगा बड़ी बेंच को, वो खुद नहीं पलट सकती, यानी 3 से भी बड़ी बेंच को भेजना पड़ेगा, तो संविधान पीठ को मामला जाएगा और तब तक फिर इस मामले पर रोक लगानी पड़ेगी। ये है, हालांकि जो सीजेआई साहब हैं राजीव जी, उन्होंने बीच में अपनी बात रखी है। उनका जो कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों दूसरे स्टेक होल्डर्स की सुविधा के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि सभी एप्लीकेशन फॉर्म रोजाना कंप्यूटराइज किए जाएं। इन एप्लीकेशन की लिस्ट रोजाना संबंधित राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस लिस्ट की हर लाइन पर साफ दिखना चाहिए। इसके अलावा इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले वेब एप्लीकेशन में भी यह सुविधा होनी चाहिए कि किसी भी लाइन पर क्लिक करने पर संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को कोई भी नागरिक अपने मैनुअल से प्रिंट कर सके। यह वहाँ है, उनके अपने नियम है कि ऐसा करना होगा। लेकिन राजीव जी, ये पढ़ने के बाद मैंने तुरंत अपना चेक किया यूपी के सीईओ की पोर्टल पर जाकर, वहाँ तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं है कि कहाँ है। केवल इतना है कि आप अपना एसआईआर फॉर्म भरिए, उस पर क्लिक करते हैं तो बताता है कि आपका भर गया है, अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए। ये लिस्ट कहाँ है? सीजीआई साहब तो बता रहे हैं कि उनका अपना आदेश है। तो ये आदेश चुनाव आयोग बता देता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ, और जमीन पर होता नहीं है वो कुछ। ये तो चीज ऐसी है राजीव जी कि उसको बाद तुरंत चेक किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बहुत गंभीर मामला, और चूंकि सीजेआई भी कई बार नजर आते हैं, थोड़ा सत्ता पक्ष, थोड़ा चुनाव आयोग के करीब नजर आते हैं। वो जब भी उनकी टिप्पणी, माफी चाहूंगा, लेकिन क्या कहें, अब सीजेआई साहब उस ढंग की टिप्पणियां करते हैं जो कहीं ना कहीं कई जगहों पे दिखाई देती हैं कि वो काफ़ी बचाव की मुद्रा में नज़र आते हैं चुनाव आयोग के। और वैसे में ये टिप्पणी भी यहाँ जायज़ हो जाती है कि आखिर जो चीज़ें धरातल पर नहीं हैं उसकी टिप्पणी क्यों हो रही है। और यहाँ चुनाव आयोग घिरा हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई दूसरा जज होता जो सीधे सीधे सवाल करता, सीधे शब्दों में पूछता कि आखिर आप इस देश की जनता के फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, तो फिर बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ बचाव की मुद्रा में सीजेआई चुनाव आयोग के लिए नजर आते हैं अमलेंदु जी। ये बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल चुनाव आयोग के बचाव में ही नजर आते हैं। और जितनी भी तर्क मतलब उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो सारे तर्क जो हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, ये कर सकता है और चुनाव ऐसा कर सकता है। यानी जो बात उठाई गई राजीव जी कि भाई चुनाव आयोग जो है उसने कितने मतलब बीएलओ की जान चली गई है, इसको भी जब लेकर रखा गया तमिलनाडु के संबंध में, गोपाल शंकर नारायण ने रखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई राज्य पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। ये कहा, पहले तो ये कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि देखिए ये कानूनी काम है तो इसे करना तो होगा ही। राज्य जो है वो कर्मचारियों को बदल सकता है, यानी करना होगा, बिल्कुल ठीक है, करना होगा, ठीक है, लेकिन उसका मानवीय पक्ष तो देखना होगा ना कि उसका मानवीय पक्ष क्या है। तो कपिल सिब्बल ने इस प्रकार की खतरा असली है मालवाड़ से। यूपी में इलेक्शन 2027 में है, लेकिन वे ये प्रोसेस अब 2 महीने में कर रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि राज्य पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, राज्य इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में नहीं है, स्टाफ को बदला जा सकता है। अभी औकात क्या कर सकते हैं? चलिए उदाहरण लेते हैं, राज्य ने कितने एम्प्लॉय तैनात किए। तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि 1,30,000। तो सीजीआई ने कहा कि 30,000 और 40,000 क्यों नहीं? चुनाव आयोग को हमें यह भी बताना चाहिए कि आप उनसे कितने घंटे काम करवाना चाहते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंह खड़े हुए, उनका कि ईसीआई को हालत की जानकारी है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले कि वे एक दिन में 10 फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि अगर 10 फॉर्म जो है वो बोझ हैं तो हम क्या कह सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि लेकिन सभी घरों में लिफ्ट नहीं होती, अगर उन्हें हर घर जाना है तो फॉर्म की लिमिट 40 है। तो द्विवेदी ने कहा कि मैं 75 साल की उम्र में मैं भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो भाई द्विवेदी जी मेरे यहाँ आ जाओ, 7वीं फ्लोर चढ़ के दिखा दो 75 साल की उम्र में सीढ़ियों से, जी मालूम पड़ जाएगा। तो ये राजीव जी, ये अजब तरीके के सुप्रीम कोर्ट में तर्क चल रहे हैं। मतलब लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस तरीके के तर्क देना है। ये बड़ा गंभीर पहलू है राजीव जी।
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गंभीर मामला, गंभीर पहलू, लेकिन यहाँ पर लगातार चर्चा जारी है और प्रशांत भूषण यहाँ कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों और अन्य हित धारकों की सुविधा और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी आवेदन पत्रों का दैनिक आधार पर कंप्यूटरीकरण किया जाए। इन आवेदनों की सूची संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रतिदिन प्रकाशित की जानी है। आवेदन पत्रों की स्थिति सूची जो लिस्ट है उसकी प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वेब एप्लीकेशन में ये सुविधा भी होनी चाहिए कि किसी भी पंक्ति पर क्लिक करने पर, किसी भी लाइन पर क्लिक करने पर कोई भी नागरिक अपने स्वयं के खुद के मैनुअल से संबंधित आवेदन पत्र प्रिंट कर सके। ये सुविधा उपलब्ध है। उनके अपने नियमों में ऐसा करने का प्रावधान है। दावों और आपत्तियों की सूची ARO द्वारा सभी राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि की शुरुआत से प्रत्येक सप्ताह के अंत में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ARO मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचित करते हुए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रतिनिधियों को अब तक प्राप्त दावों और आपत्तियों की सूची सौंपेंगे और उनकी पावती प्राप्त करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां देने की प्रथा तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि समाप्त न हो जाए। यह सब उनका नियम है, ये उनके नियमावली में है, गाइडलाइन में है चुनाव आयोग के, जो यहां पर प्रशांत भूषण पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन इसी का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। यही नहीं कर रहा है, यही नहीं कर रहे हैं वो। यही बात तो यहां कही जा रही है, यही तो आपत्ति है कि लेकिन आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपने बता दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन आप इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये भी यहां स्पष्ट हो जाता है कि एक बार दी गई सूची में शामिल नामों को अगली सूची में, अगली लिस्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी है। दूसरे शब्दों में कि लिस्ट में ऑलरेडी आपका नाम है तो वेबसाइट निर्वाचन पंजीकरण के अधिकारी नोटिस बोर्ड पर, मतदान केंद्र पर भी एक साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगर आपका नाम वहां है और सपोज आपके पास वो पर्ची नहीं आई तो वहां उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसीलिए माय लॉर्ड्स यहां पर कह रहे हैं कि महाशय जज साहब, इस जो मैनुअल है, ये जो नियमावली है, इसमें पारदर्शिता के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। और आज मैं आपसे और आप दोनों सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि बिहार में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है और अब भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि दूसरे राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया में भी वो नहीं है, यानी पारदर्शिता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इन्होंने। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, ये टोटली डिरेल्ड है और इसीलिए इसको रोकना चाहिए। यहां पे कह रहे हैं ये अवैध है, गैर संवैधानिक है। जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही थी वही बात यहां आगे बढ़ाते हुए प्रशांत भूषण नजर आ रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव, प्रशांत भूषण आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशांत भूषण ने इसमें पूछा कि भाई बिहार में जो थी वो कई डुप्लीकेट एंट्री जो थी रह गई और एक एड्रेस पर 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उन्हें जाकर वहाँ चेक करना होगा और एक एड्रेस पे 500 से ज़्यादा लोग लिस्टेड हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के लिए जिनका एड्रेस 0 दिया गया ये लाखों में है। फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि बल्क इलेक्टर्स संख्या करोड़ों में दी गई है जिन्हें वेरीफाई करना होगा। भूषण ने यह भी कहा कि यह भी साफ किया जाता है कि एक बार दी गई लिस्ट में शामिल नामों को अगली लिस्ट में शामिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में लिस्ट को ERO की वेबसाइट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और पोलिंग स्टेशन पर भी एक साथ दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए मिलॉर्ड्स मैनुअल में ट्रांसपेरेंसी के बारे में बहुत डिटेल में निर्देश दिए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना है। और आज मैं योर लॉर्डशिप को बता रहा हूं कि बिहार में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और वे अब भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी राज्यों में चल रही एक्सरसाइज में भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने ही जो उनके कानून जो है, नियम है, उनका ही वो पालन नहीं कर रहे हैं। ये गड़बड़ झाला चुनाव आयोग कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि बिहार की जो लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट प्रविष्टियां रह गई थी। बिहार की लिस्ट में कई सारे डुप्लीकेट थे और बल्क मतदाताओं पर जहां एक पते पर 10 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां जाकर जांच करनी होगी। एक ही पते पर 500-500 लोग सूचीबद्ध कैसे हो गए आखिर? आप कह रहे हैं 0 बेघर लोगों के लिए जिनका पता 0 दिया गया है, यहां लाखों हैं, लाखों की संख्या में आपने डुप्लीकेट बनाया है। बल्क मतदाताओं की संख्या करोड़ों में दी गई है जिसकी पुष्टि करनी होगी। ये सारी बात यहां कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि बल्क एक एक घर में एक एक पते पे 500 से ज्यादा लोग, आखिर कौन गया चेक करने के लिए?
आपने चेक तक नहीं किया। जिनके घर नहीं है जीरो आपने लिख दिया। और आप बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान कि ये जीरो इसलिए है, लेकिन जीरो उनके भी हैं जिनके घर हैं, उनके भी हैं। ये सारी चीजें आ चुकी हैं मीडिया में कि जिनके घर हैं उनके भी जीरो आप लिख दिए। तो इसलिए यहां पर और बल्क मतदाताओं एक साथ एक पते पे 500 से ज्यादा लोग कैसे रह रहे हैं, क्या आपने जांच की? इसलिए प्रशांत भूषण यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करते हुए, सवाल रखते हुए और पूछते हुए कि आखिर चुनाव